कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्य को नमन किया तो राजनीति की एक धारा ने इसे व्यंग से जोड़ दिया। तमिलनाडु में उगता सूरज डीएमके का चुनाव चिन्ह है, लेकिन कुछ घंटों बाद जब एग्जिट पोल के आंकड़े देश के सामने आए तो वो दक्षिण भारत में बीजेपी के सूर्योदय का संकेत लेकर आए। कई लोग ये मान रहे थे कि तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं है, लेकिन आप लोअर एज 2 दे रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि 2 सीटें तो हर हाल में आएंगी, 4 भी आ सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी अब तमिलनाडु के लोगों ने अपना थाला माना है। तो ये भी दिलचस्प है, लेकिन उन्होंने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है। 23 से 25 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं एग्जिट पोल में। केरल में क्या हुआ? 27%, यानी मिस्टर गुप्ता आप ये कह रहे हैं कि 7 और 7 14% का इजाफा। केरल में 2 से 3 बीजेपी को आती हुई ये इशारा कर रही है कि बीजेपी इतिहास रचने। इस राज्य में बीजेपी ने आज तक कोई भी सीट नहीं जीती थी। हम चलते हैं तेलंगाना की तरफ। तो भारतीय जनता पार्टी जो मान रही थी ऑफ रिकॉर्ड, वो कहते थे कि हम 10 पहुंच जाएंगे, ये तो उससे भी आगे बढ़ रहा है। हमें विश्वास नहीं होता था। आंध्र प्रदेश में मामला पलट चुका है पूरी तरह से। तो मुझे लगता है जो बाजी चंद्रबाबू नायडू पर लगाई गई है वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार देश में एनडीए को 361 से लेकर 401 तक सीटें आ सकती हैं और इस प्रचंडतम बहुमत में दक्षिण भारत कंधे से कंधा मिलाकर साथ देता दिख रहा है। तेलंगाना की कुल 17 में से 11 से 12, आंध्र प्रदेश की कुल 25 में से 21 से 23, कर्नाटक की 28 में से 23 से 25, तमिलनाडु के 39 में 2 से 4, केरल की कुल 20 सीटों में एनडीए को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। ये आंकड़े अगर नतीजों में भी ऐसे ही रहे तो ये देश की राजनीति में बड़े परिवर्तन का प्रतीक होंगे। जिस बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति के चलते दक्षिण भारत में अछूत समझा जाता था, उसके लिए दक्षिण भारत वेलकम करता दिख रहा है। और अगर वाकई ऐसा होता है तो बीजेपी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर राज्य की पार्टी हो जाएगी। तेलंगाना में या आंध्रा में, इन सभी जगहों पे हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि बीजेपी गेन कर रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। सारे के सारे सर्वे लगभग अभी यही बता रहे कि एक तरह का क्लीन स्वीप है, वेव है। अब वेव में सीटें आगे भी जा सकती है, थोड़ी बहुत पीछे भी हो सकती है। अगर एग्जिट पोल के अनुसार दक्षिण भारत में बीजेपी के संभावित प्रदर्शन का न्यूनतम भी जोड़ लिया जाए तो ये 59 सीटें होती हैं और ये कितनी बड़ी जीत हो सकती है बीजेपी के लिए, इसे पिछले चुनावों के नतीजों से समझा जा सकता है। 2019 में बीजेपी को दक्षिण भारत की कुल 129 सीटों में से सिर्फ 29 सीटें ही मिली थी, जिनमें 25 अकेली कर्नाटक से और 4 अकेले तेलंगाना से। बाकी 3 राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। यहाँ बात आंकड़ों के कम ज्यादा की भी नहीं है, बल्कि दक्षिण में विस्तार लेती बीजेपी की है। 2014 के बाद बीजेपी ने पूरा फोकस दक्षिण भारत पर कर दिया था। 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के 146 दौरे किए, 356 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिनमें 144 जनसभाएं हैं। 4 जून को देश जीतेगा। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? 4 जून को 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा और 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष सहित अनुभवी नेता लगातार दक्षिण की जमीन को कमल के अनुकूल बनाते रहे। सभी राज्यों के लिए बीजेपी ने अलग अलग रणनीति बनाई। केरल, तमिलनाडु में बीजेपी ने नए ऊर्जावान नेताओं पर भरोसा किया। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पुराने स्थापित नेताओं को साथ लिया। और अब एग्जिट पोल के आंकड़े ये मिथक तोड़ते दिख रहे हैं जिसमें बीजेपी पर दक्षिण भारत में न होने का व्यंग्य कसा जाता है। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक
चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। दक्षिण भारत की राजनीति बीजेपी के लिए एक चुभने वाली टीस की तरह है। अटल आडवाणी के दौर से लेकर मोदी शाह के दौर तक कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी के लिए दक्षिण के द्वार बंद ही रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक भी हाथ से निकल गया था, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर बीजेपी कह सकती है कि वो सिर्फ फ्लावर नहीं, फायर है। 39 लोकसभा सीटों के साथ दक्षिण भारत में सबसे अधिक सीटें तमिलनाडु से आती हैं। इस बार जो संकेत प्रचंड बहुमत के बीजेपी और एनडीए को मिल रहे हैं, अभी तक तमिलनाडु में उसके हाथ खाली थे। इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल तमिलनाडु में भी बीजेपी के अच्छे दिन आने के संकेत दे रहे हैं। एनडीए को तमिलनाडु में 22% वोट परसेंटेज मिल रहा है। तमिलनाडु में 2014 में बीजेपी की 1 सीट आई थी और ये 2 से 4। अन्नामलाई जो बीजेपी के चीफ थे, वो कोयम्बटूर सीट पे अच्छी खासी फाइट में है। बीजेपी ने वहां पर जो पीएम ने लगभग 12 रैलियां, रोड शोज वगैरह मिलाकर सुदीप की है, सेंध लगा दी है। सेंध लगा, बीजेपी ने वहां पर सेंध लगा दी है। वड़क्कम बीजेपी। एग्जिट पोल के आंकड़े तमिलनाडु से बीजेपी को यही संदेश भेजते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल में एनडीए को 2 से 4 सीटें और 22% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। संकेत साफ दिख रहे हैं कि तमिलनाडु की द्रविड़ वर्चस्व वाली राजनीति में बीजेपी कमल खिला सकती है। तमिलनाडु की राजनीति बीजेपी के लिए आसान कभी नहीं। तमिलनाडु के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल डीएमके और एआईएडीएमके दोनों द्रविड़ राजनीति की पहचान रखते हैं। राज्य में बीजेपी की छवि ब्राह्मणवादी और हिंदी समर्थक पार्टी की है। इसी के चलते बीजेपी के लिए तमिलनाडु हमेशा चुनौती देता रहा। 2014 में बीजेपी ने 4 दलों के साथ समझौता किया था। 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ा। वोट मिले 5.5%। बीजेपी को कन्याकुमारी सीट पर जीत मिली और 1 सीट एनडीए में शामिल पीएमके को मिली। 2019 में तो एआईएडीएमके भी एनडीए में शामिल थी। एआईएडीएमके ने 21, पीएमके ने 7 और बीजेपी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सीट सिर्फ एआईएडीएमके को मिली। बीजेपी के खाते में 0 आया और वोट शेयर भी घटकर 3.7% रह गया। तमिलनाडु में विस्तार से पहले अपनी पार्टी को सिकुड़ता देखने के बाद बीजेपी ने अपनी ताकत और लगा दी। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीटें जीत ली। विधानसभा चुनाव की जीत ने बीजेपी को नया आत्मविश्वास दिया और बीजेपी नए सिरे से तमिलनाडु में जुट गई। कि आने वाला वर्ष तमिलनाडु के विकास की यात्रा को और मजबूत बनाएगा और ये चुनाव उसमें आपका उत्साह, उमंग, नई ताकत भर देगा। No wonder the exit polls are giving a rightful direction, which way the people of our country have thought and they have voted over the last 7 phases. बीजेपी ने इस बार एआईएडीएमके को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर बीजेपी ने द्रविड़ राजनीतिक पार्टियों को साथ लाए बिना चुनाव में उतरने का फैसला किया। पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई के साथ मिलकर संगठन और मुद्दों पर कड़ी मेहनत की। उत्तर भारत के फॉर्मूले के आधार पर पार्टी में पिछड़ों को बड़े पद दिए।
नतीजा ये हुआ कि एक तो ब्राह्मणवादी पार्टी का टैग हटा, दूसरे द्रविड़ विरोधी लोग बीजेपी के साथ खड़े होने लगे। जमीनी स्तर पर बीजेपी को आधार दिखने लगा। जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको शायद पता नहीं चलता होगा कि वेलूर की धरती, तमिलनाडु की धरती नया इतिहास बनाने जा रही है। And more importantly, I think the larger picture is Modi ji has to come back with a larger mandate that has to be a great attestation to what we have done in the last 10 years. That is more important to us. बीजेपी ने तेज तरार अन्नामलाई को पार्टी की कमान सौंपी और भरोसा किया। प्रचार और रैलियों में वो भरोसा बेतहाशा भीड़ के रूप में बीजेपी को हिम्मत देता गया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तमिलनाडु में संकेतों, साधनों और साधना तीनों स्तर पर जमकर काम किया। 11 चुनावी रैलियां की, बनारस में तमिल समागम कार्यक्रम किया, नई संसद में तमिलनाडु से आया शेंगोल स्थापित किया। अंतिम चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ध्यान साधना के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक फाउंडेशन चले गए। वापस लौटे तो तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा को नमन किया। तमिल राजनीति से ये उनके लगाव का संदेश था। प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आया। टीका टिप्पणी भी हुई, लेकिन अगर परिणाम एग्जिट पोल के अनुसार निकलते हैं तो ये बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जीत होगी। एनडीए का हिस्सा रही टीडीपी 2018 में अलग हो गई थी। बीजेपी ने घोषणा भी कर दी थी कि टीडीपी की एनडीए में वापसी अब नामुमकिन है। लेकिन राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है, न ही स्थायी दुश्मन। 2024 के चुनावों से पहले बीजेपी और टीडीपी फिर साथ आए और अब आंध्र प्रदेश में एनडीए की तकदीर बदलती नजर आ रही है। 2019 में जिस आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, वहां एग्जिट पोल के अनुसार राज्य की राजनीति के सारे समीकरण उलटते दिख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एनडीए शानदार जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। नमस्कार। मामला पलट चुका है पूरी तरह से। तो मुझे लगता है जो बाजी चंद्रबाबू नायडू पर लगाई गई है वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। जो आंकड़े बता रहे हैं, अगर वही सच है तो आंध्र प्रदेश की सियासत यहां से उस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है जहां से दक्षिण भारत में विपक्ष की रणनीति, मुद्दों की राजनीति और गठबंधनों की कूटनीति सब छोटे पड़ते दिख रहे हैं। अगर सर्वे के आंकड़े ही परिणाम जैसे साबित हुए तो ब्रांड मोदी का मैजिक आंध्र प्रदेश में भी कमाल कर गया। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार आंध्र प्रदेश में एनडीए को 21 से 23 सीटें मिलती दिख रही हैं। मतलब बीजेपी को 4 से 6 सीटें और टीडीपी को 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं। जबकि इंडिया ब्लॉक का खाता भी नहीं खुल पा रहा, जबकि वाईएसआरसीपी को 2 से 4 सीटें मिलती हुई दिख रही है। चंद्रबाबू नायडू पर बाजी लगाना सही फैसला साबित हो रहा है। इसको थोड़ा उलट दे। हाँ, चंद्रबाबू नायडू पिछली बार गए थे अपनी ओर से छोड़ के जी। उसका नुकसान बीजेपी को हुआ और वो तो खत्म हो गए थे। ये क्यों ना कहे कि चंद्रबाबू नायडू का फायदा हो गया। हाँ। बीजेपी अकेले लड़ती तो अगर वो 22% वोट शेयर तमिलनाडु में ला सकती है तो यहाँ भी वो बहुत अच्छा कर लेती है। 1999 में 7 सीटें जीतकर बीजेपी ने एक बार सबको आश्चर्यचकित जरूर किया था, लेकिन तब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के करिश्मे और तेलुगु देशम के साथ गठबंधन के साथ पार्टी को करगिल विजय का भी खूब फायदा मिला, लेकिन उसके बाद बीजेपी आंध्र प्रदेश में कभी करिश्मा नहीं कर पाई। सारे साउथ की सबसे बड़ी वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया और वो एक तरह से वही काम मोदी कर रहे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी
या अब तक बीजेपी नहीं कर सकी थी, मोदी ने विंध्या को लांघ दिया है, जो किसी समय में अगस्त्य ने किया था आर्यवर्त के लिए। 2014 के चुनाव में टीडीपी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली। वहीं अलग होने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में टीडीपी को 3 सीटें ही मिल पाई, जबकि बीजेपी 0 पर आ गई। चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन का कभी मजबूत हिस्सा माने जाते थे, लेकिन आज से 7 साल पहले उन्होंने एनडीए से किनारा कर लिया था। लेकिन जगन मोहन रेड्डी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई और 2024 चुनाव से पहले कई बैठकों के बाद चंद्रबाबू नायडू एनडीए में शामिल हो गए। चंद्रबाबू नायडू के लिए बीजेपी कहा करती थी कि उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं, लेकिन राजनीति में समझौते की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आंध्र प्रदेश में मजबूत एनडीए की इस कहानी का एक और हिस्सा है अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण। पवन कल्याण भी इस बार टीडीपी और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा की 3 सीटों पर पवन कल्याण के भी उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। मैं अभी भी कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस की कमजोरी आज की नहीं है। कांग्रेस ने इतने साल हुकूमत की तो धीमे धीमे क्या हुआ कि उसकी पार्टी के निचले कैडर में किन्हीं वजहों से निराशा फैली। बहुत काम किया है कांग्रेस से, तेलंगाना जीता है उन्होंने, लेकिन अगर आंध्र में उन्हें सीटें नहीं मिल रही हैं तो उसकी वजह यही है कि वो अकेले लड़े और कांग्रेस की अपनी सामर्थ्य टीडीपी प्लस बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस के साथ जूझने की शायद नहीं थी। एग्जिट पोल में वोट शेयर की बात करें तो आंध्र में एनडीए को 53% और इंडिया ब्लॉक को 4% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। आंध्र में वाईएसआरसीपी को 41% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, लेकिन वोट शेयर को सीटों में तब्दील करने में जगन मोहन रेड्डी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। जबकि 53% वोट शेयर पहली बार एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में जहां अस्तित्व वर्सेस विस्तार की लड़ाई थी, वहां से बीजेपी के लिए अच्छी तस्वीर बनती दिख रही है। दक्षिण के इस राज्य से बीजेपी ने जीत का सबसे बड़ा दांव चला था। बीजेपी के अनुमान के आंकड़े सर्वे के पटल पर दिख रहे हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों ने बीजेपी को राज्य की सियासत से बेदखल कर दिया था, वहां लोकसभा चुनाव की हवा बीजेपी के मन मुताबिक चलती हुई महसूस हो रही है। आज तक एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल कहता है कि तेलंगाना के वोटर्स ने बीजेपी और मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है और भरोसा ऐसा जताया है कि बीजेपी तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। हालांकि कुछ महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन बात जब केंद्र में सरकार की आई तो तेलंगाना के वोटर्स ब्रांड मोदी के साथ जाते दिख रहे हैं। अब इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी का कमल का फूल तेलंगाना में फ्लावर नहीं, फायर है। कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। फिर एक बार 5 महीने पहले ही तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई। लेकिन 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव के अनुमानों ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। तेलंगाना में बीजेपी ने चौंका दिया है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल कहता है बीजेपी को 17 में से 11 से 12 सीटें मिल सकती हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 0 से 1 सीटें मिलने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को हार का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रशेखर राव की पार्टी को 0 से 1 सीट मिल सकती है। चार जून को हार जीत के सस्पेंस से पूरी तरह पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि तेलंगाना की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। अगर इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल चुनाव आयोग के आंकड़ों में तब्दील हो जाता है तो
तो ये यकीनन साबित हो जाएगा कि दक्षिण में बीजेपी का कमल फ्लावर नहीं फायर है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार वोट शेयर के मामले में एनडीए को कुल मतदान का 43% वोट मिलने की उम्मीद है। इसके बाद इंडिया ब्लॉक को 39%, बीआरएस को 13%, एआईएमआईएम को 2% और दूसरे दलों को 3% वोट मिलने की उम्मीद है। भारत जीतने निकले और शायद तेलंगाना भी हार गए, ऐसी स्थिति प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो अलग से 28%, शशि जी 28% जो है उनका माइनस है इस बार वोट शेयर। 28% बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है पार्टी पूरी साफ हो गई। 2014 में आंध्र से अलग होकर तेलंगाना बना तो चंद्रशेखर राव ही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन 2019 तक आते आते सियासी समीकरण बदलते चले गए। बीजेपी सियासी जमीन तलाशने लगी, चंद्रशेखर राव की पार्टी के नेता बिखरने लगे। बीजेपी में कई बड़े नेता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस कमाल कर गई, लेकिन सर्वे बताता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने महज एक सीट पर जीत दर्ज की थी, तो उसका वोट शेयर 7% था। तब उसे लोकसभा चुनाव 2019 में करीब 20% वोट और 4 सीटें मिली थी। वहीं 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी का वोट शेयर लगभग 14% के आसपास पहुंच गया और पार्टी ने 8 सीटें जीतने में सफलता पाई। इस बार एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 43% वोट और 11 से 12 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना में बदलाव की जो आंधी चल रही है उसे महसूस किया जा सकता है। यूपी में बीजेपी को जिताने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को तेलंगाना का प्रभार सौंपा गया। सुनील बंसल ने क्षेत्रीय स्तर पर लाखों कार्यकर्ताओं को जोड़ा और केंद्र की योजनाओं का तेलुगु भाषा में खूब प्रचार किया। लोगों से कनेक्ट करने के लिए तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने कई रैलियों में तेलुगु में भाषण दिए। ना तेलंगाना కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు। फाइनल नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जन संवाद के आधार पर तैयार किया गया इस सर्वे दक्षिण में बीजेपी के लिए एक और द्वार खुलने का संकेत दे रहा है। दक्षिण में बीजेपी की बढ़त कुछ इस तरह से होती दिख रही है कि जहां कभी खाता तक नहीं खुला, वहां भी अच्छी शुरुआत के संकेत एग्जिट पोल में मिल रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के लिए हमेशा बंजर रही केरल की जमीन पर पहली बार कमल खिल सकता है। हालांकि केरल में अपनी पहचान बनाने के लिए बीजेपी की मेहनत सालों पुरानी है। ये है बीडीजेएस जो कि वहाँ की लोकल पार्टी है, उन्होंने जो है बीजेपी को करीब 21% वोट शेयर और 6% बीडीजेएस को मिलता दिख रहा है। एनडीए को नंबर जल्दी से कर। केरल में 2 से 3 बीजेपी को आती हुई ये इशारा कर रही है कि बीजेपी इतिहास रचने, क्रिएटिंग हिस्ट्री, क्योंकि इस राज्य में बीजेपी ने आज तक कोई भी सीट नहीं जीती थी। ये एक सरप्राइज है। ऐसा लग रहा है थोड़ी सी जो हवा जो है बीजेपी के फेवर में है। दक्षिण में ऐतिहासिक नतीजों की तरफ बढ़ती दिखती बीजेपी के लिए केरल के अनुमान वरदान सरीखे हैं। दशकों पुरानी पार्टी पहली बार केरल का द्वार भेदती दिख रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में एनडीए को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी का वोट शेयर 27% रहने का अनुमान है। 20 सीटों वाले राज्य केरल में 2 से 3 सीट जीतने का अनुमान देखने सुनने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जिस पार्टी ने अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में जहां से एक भी सीट कभी नहीं जीती हो, उसके लिए ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है। केरल में क्या है कि केरल में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। आप इंडिया गठबंधन के ही 2 लोग साथ साथ लड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। इवन राहुल गांधी को चुनौती वो दे रहे थे। तो ऐसे में एक राष्ट्रीय पार्टी को अगर वहां चुनौती उसने दी और वहां वो अपना वोट परसेंटेज बढ़ा रही है, कोई सीट अगर बढ़ाती नजर आ रही है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है
कि अब विपक्ष को और खासकर केरल को मैं उनको अपना गियर चेंज करना। बीजेपी के विजय रथ में केरल हमेशा एक चुनौती रहा। पिछले 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की पूरी सामर्थ्य झोंक देने के बाद केरल का द्वार बीजेपी के लिए नहीं खुल सका, लेकिन अब वो दरवाजा दरकता दिख रहा है। बढ़ता वोट शेयर और सीटों का अनुमान मोदी है तो मुमकिन है कि नारे को सच करता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में साउथ में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, क्योंकि बाकी जो पार्टियां वो एक स्टेट में है। हम कर्नाटक में भी हैं, केरला में। पूरा विश्वास है, मैं पहले भी कहता था कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित परिणाम लेके आएगी। हम शानदार सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। यहां तक कि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है। बीजेपी ने काफी पहले से केरल में धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए, तब बीजेपी ने 9 सीटों पर 10% से अधिक वोट पाए थे। पलक्कड़, कासरगोड, पट्टनमथिट्टा और तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने 17% से अधिक वोट पाए। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के प्रत्याशी ओ राजगोपाल कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी शशि थरूर से बहुत मामूली अंतर से हार गए थे। 2019 में बीजेपी ने 12 लोकसभा सीटों पर 10% से अधिक वोट पाए, जिनमें 8 सीटें ऐसी थी जिनमें बीजेपी को 15% से अधिक वोट मिले थे। बीजेपी ने केरल में सिर्फ बढ़ते वोट शेयर के आधार पर ही अपना अभियान जारी नहीं रखा, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत किया। स्थानीय स्तर पर जुझारू नेताओं को पार्टी से जोड़ा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने लगातार केरल में अपने दौरे जारी रखे। अगर देखा जाए तो 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ने ही अकेले 25 बार केरल की यात्रा की। सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं को सम्मान देकर खुद को स्थानीय परंपराओं से जोड़ा। बीजेपी और एनडीए को दिया गया आपका एक एक वोट गरीब के एक एक पैसे का हिसाब करेगा। मैं केरल की जनता को विनती करने आया हूं कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे। हम केरल और भारत दोनों को विकसित, सुरक्षित और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। केरल में बीजेपी का अतीत अच्छा नहीं था। 2009, 2014, 2019 में बीजेपी को केरल से शून्य ही मिला, लेकिन 2024 में बीजेपी अपना इतिहास बदलती दिख रही है। केरल में लेफ्ट के साथ कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस, मुस्लिम लीग सहित कई अन्य छोटी पार्टियों के गठबंधन यूडीएफ ही ताकतवर माने जाते हैं। इस बार दोनों ही गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा वो वहां हासिल कर लेगी, और यही आधार है बीजेपी के केरल में जीत के दावों का। मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का मैसेज, मोदी जी के जो विकास का गारंटी है, मोदी जो विकसित भारत बनाने का, मोदी जी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, और हमारा जो पैन इंडियन मैसेज है वो स्प्रेड कर रहा है। इसलिए मैं आपसे एक सबमिशन करता हूं, जहां तक मेरे को समझ है, अगर हमारा 48% कर्नाटक में वोट शेयर होगा, हमारा अकाउंट खुल रहा है तमिलनाडु में और केरला में। आप बताइए, कहीं भी तमिलनाडु में इनको कोई सीट मिल सकती है, या केरला में मिल सकती है, या कर्नाटक में बढ़ सकती है, या तेलंगाना में इतनी बढ़ जाएंगी कि नंबर 1 पार्टी हो सकती है? संभव ही नहीं है। तो बोलने दीजिए, मैंने कहा आपको मनोरंजन है, मनोरंजित हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 115 सीटों पर लड़कर 14% वोट केरल में लिए थे। सीट भले ही एक न मिली हो, लेकिन ये सच है कि राज्य में धीरे धीरे बीजेपी ने पैर पसारे। अब अगर लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल सच हुआ, तो ये माना जा सकता है कि केरल का राजनीतिक इतिहास बदलने के कगार पर आ पहुंचा है। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।